नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई थी और ये क्यों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसकी देन क्या क्या है, ये सब सारी बातें हम आपको बताने चल रहे हैं। आप सब वीडियो से बने रहिएगा। तो सबसे पहले ये देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच तक बताई जाती है, जो कि आप जानते हैं कि ये लगभग कहा जाता है क्योंकि इसका सही माने कि तिथि जानकारी इतिहासकार को नहीं है। तो आइए हम इसी पे बात करते हैं। ये मेसोपोटामिया क्या है, ये मेसोपोटामिया इसे क्यों कहते हैं, तो देख लेते हैं। ये मेसोपोटामिया ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है और ग्रीक भाषा के शब्द में मेसो का अर्थ होता है मध्य। मेसो का अर्थ होता है मध्य और पोटामिया का अर्थ होता है नदी। मेसोपोटामिया यानी कि मेसोपोटामिया का अर्थ हुआ नदियों के मध्य में। ये नदी है, मेसो का अर्थ मध्य हुआ और पोटामिया का अर्थ नदी हुआ। अब आते हैं हम कि एक कहाँ पे है, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे है। तो दोस्तों इतिहास हम पढ़ा रहे हैं। इतिहास के पिछली क्लास में हम बताए थे ताम्रपाषाण काल एक कहाँ पे है, कैसे है। फिर हमने इसके बाद वाली क्लास में बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है, इसकी देन क्या क्या थी, ये सारी चीज़ें हम बताए थे। तो आपको बताने चले फारस की खाड़ी, फारस का नाम आप सुने होंगे। फारस की खाड़ी के उत्तर में, फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित इराक को प्राचीन में मेसोपोटामिया कहा जाता था। आज के समय में जिसे इराक कहते हैं उसी को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का स्थान, या उस समय कहा जाता था कि दो नदियों के बीच का प्रदेश जो होता है उसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। इस पे हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया। परीक्षाओं में आता है कि मेसोपोटामिया की देन क्या थी, या मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई थी, कहाँ पे इतना ज़्यादा विकास की कि उसमें ऐसे ऐसे बातें आई हैं। सुमेरियन, फिर बेबीलोनियन, फिर असीरियन, इस प्रकार से कैसी कैसी सभ्यताएं हैं। तो मेसोपोटामिया कहा जाता है, मेसो का अर्थ होता है मध्य और पोटामिया का अर्थ होता है माने कि नदी। मेसोपोटामिया माने कि बीच की नदी जो है। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का प्रदेश। दो नदियों के बीच का प्रदेश, एक जैसे कि एक नदी इस साइड में है, एक साइड में ये नदी है, तो ये बीच वाला जो भाग है, ये बीच वाला जो आप स्थान देख रहे हैं, इसी को मेसोपोटामिया प्रदेश कहा जाता है। ये यहीं पर, ये बीच वाले भाग पर ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास यहीं पर हुआ था। एक साइड में एक नदी, दूसरी साइड में एक नदी। इन नदियों का नाम क्या था, इस नदियों के बारे में भी हम आपको बताने चल रहे हैं कि ये दोनों नदियों कौन थे। तो जिस ये बीच वाले भाग को, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास यहीं पर हुआ था, और ये दो नदियां कौन थी, एक था दजला और दूसरा था फरात। एक दजला नदी और एक फरात नदी। दजला और फरात नदी के बीच में ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। दजला फरात देख रहे हैं, दजला फरात, एक फरात नदी इस साइड में है और इस साइड में दजला है, तो दोनों नदियों के मध्य में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। ये नदियां जो हैं दजला व फरात, इन नदियों के मुहाने पर, यानी कि ये जैसे मुहाना है, किनारे वाला भाग, ये किनारे वाले भाग को जो मुहाना है, तो पहले ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का खूब विकास हुआ। विकास होने के बाद तब क्या हुआ कि इसके मुहाने पर
सुमेरियन सभ्यता का विकास हुआ मुहाने पे। फिर जो दोनों नदियों के मध्य में, जिसे बेबीलोनियम सभ्यता कहा जाता है, बेबीलोनियम सभ्यता का विकास इस दोनों नदियों के बीच में हुआ था, मध्य में हुआ था। फिर तीसरी इसी सभ्यता से तीनों सभ्यताओं का विकास हुआ है। मेसोपोटामिया सभ्यता से ही तीनों सभ्यताओं का विकास हुआ है। सबसे पुराना ये है और इसी से इन तीनों सभ्यताओं का विकास हुआ। फिर कैसे हुआ? तीसरा आता है आपका असीरियन सभ्यता। असीरियन सभ्यता का विकास उत्तर साइड में हुआ था, यहाँ पे फरात नदी के पास में। फरात नदी के पास में, यहाँ मुहाने पे इसका हुआ था। फरात नदी के पास में यहाँ पे उत्तर साइड में इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला व फरात नामक नदी के बीच में हुआ था। जैसे कि हम बताए आपको कि सुमेरियन जो है, सुमेरियन मुहाने पर इस सभ्यता का विकास हुआ और बेबीलोनिया मध्य में इस सभ्यता का विकास हुआ और उत्तर साइड में असीरियन सभ्यता का विकास हुआ। तो ये सभी नगर सांस्कृतिक रूप से समान थे। ये तीनों जो नगर हैं, तीनों नगर ये सांस्कृतिक रूप से तीनों समान थे, किंतु इनमें वैचारिक सभ्यताएं नहीं थी। वैचारिक सभ्यताएं नहीं थी। बेबीलोनियन के शासकों में, ये जो बेबीलोनियम कहा जाता है, बेबीलोनिया सभ्यता, इसी सभ्यता में एक बहुत ही महान शासक जिसे हम्मुराबी कहा जाता है। हम्मुराबी एक योग्य एवं शक्तिशाली शासक थे। हम्मुराबी एक योग्य एवं शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने संपूर्ण मेसोपोटामिया पर अधिकार कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। एक विशाल राज्य की इन्होंने स्थापना की। उनका नाम क्या था? हम्मुराबी। हम्मुराबी ध्यान रखिए, क्योंकि परीक्षा पूछता है कि हम्मुराबी एक कुशल शासक थे। हम्मुराबी एक कुशल शासक थे जिन्होंने आगे चल करके बहुत सारा कार्य किया और इन्होंने ऐसा कार्य यहाँ पे किया। मेसोपोटामिया इसीलिए जाना जाता है कि सबसे ज़्यादा इस पर शासन करने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो हम्मुराबी जैसे कि हमने बताया कि ये एक योग्य एवं शक्तिशाली शासक थे और जिन्होंने संपूर्ण मेसोपोटामिया, ये सब मेसोपोटामिया ही कहा जाता है। बस अंतर ये है कि ये पूरे बीच वाले भाग को, यानी इस नदी से लेकर के इस नदी तक, दजला से लेकर के फरात तक के सभ्यताओं को मेसोपोटामिया कहा जाता है। और इस मेसोपोटामिया के अंतर्गत ये तीन सभ्यताओं का विकास हुआ था। वहीं पर फली फूली और इनका विकास हुआ। फिर जिन्होंने संपूर्ण मेसोपोटामिया पर, हम्मुराबी ने जब यहाँ पर अधिकार कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। हम्मुराबी एक निरंकुश शासक था जिन्होंने विधि संहिता का निर्माण किया था। विधि संहिता ऐसे एक नियम, एक संविधान का निर्माण किया था। ये मिलता है इतिहास में, यानी कि जब खनन होते समय ये पाया गया, इस साक्ष्य मिला, तो उस साक्ष्य से ये पता चलता है कि हम्मुराबी उस समय एक महान शासक के साथ साथ में ये एक नियम भी बनाया था, जिसे आज के समय में जैसे हमारे भारत देश में संविधान कहा जाता है, उस समय जैसे कि संहिता को नियम कहा जाता था। इन्होंने विधि संहिता नामक नियम और कानून बनाया था। जिस विधि संहिता नियम कानून में 282 धाराएं थी और ये 282 धाराएं ऐसी थी कि जिसमें सभी चीज़ों का जिक्र किया गया है। उसमें प्रमाण मिला कि उस समय जैसे मजदूरों को न्याय दिलाना, किस प्रकार से क्या करना है, फिर किस प्रकार से अपना नियम बनाना है, कैसे शासन को चलाना है और किस प्रकार से हम रहें कि सभी को मिला करके सारी व्यवस्थाएं को संचालित करें।
तो ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं विधि संहिता में लिखी गई है। फिर इसके बारे में हम और भी आपको बता रहे हैं कि जैसे जब इन्होंने अपनी विधि संहिता में जैसे कि 282 नियम का उल्लेख किया गया है। हम्मुराबी के कानून संग्रह में इस पुस्तक को यानी कि इस संविधान को इनको क्या कहा जाता है, इस कानून की किताब को विधि संहिता कहा जाता है। विधि संहिता में जैसे 282 नियम कानून का विवरण मिलता है, हम्मुराबी के इस कानून संग्रह को विधि संहिता के नाम से जाना जाता है। अगर परीक्षा में पूछता है कि विधि संहिता किस नाम से जाना जाता है या विधि संहिता में कितने नियमों का उल्लेख किया गया है, तो विधि संहिता में 282 नियमों का उल्लेख किया गया है। अब आती है बात कि ये कैसे हम मान लें कि इस विधि संहिता में 282 नियम थे, या जब उस समय का लिखा हुआ आज की लोग जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसको पढ़ नहीं सकते हैं, ऐसी लिपि उस समय थी, तो कैसे इनको पता चला कि इसमें 282 नियम हैं और इसे विधि संहिता कहा जाता है। तो इसी पे बात करेंगे। 1902 ईस्वी में क्या हुआ? 1902 ईस्वी में एक अंग्रेज यानी कि फ्रांसीसी पुरातत्ववेत्ता उसे कहते हैं कि जो पुरानी चीज़ों को खोज करे, जो पुरानी चीज़ों को खोज करके एक जगह संग्रहालय में एक जगह स्थिर रखे। तो जो फ्रांसीसी पुरातत्ववेत्ता था, उन्होंने जिसे कहा जाता है सूसा, ये सूसा ईरान में उल्लखन करवाया, यानी कि वहाँ पे खुदाई करवाई। और जब खुदाई करवाई, उस जगह की खुदाई कराई, तो वहाँ पर हम्मुराबी की विधि संहिता प्राप्त हुई। जब विधि संहिता प्राप्त हुई उस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पुस्तक को देखा और उस पुस्तक को देखने के बाद पता चला कि इस पुस्तक को विधि संहिता कानून कहा जाता है या नियम कहा जाता है। 282 नियम या 282 धाराएं इस विधि संहिता में उसका उल्लेख मिलता है। तब क्या हुआ, 282 देखने के बाद पता चला कि इस विधि संहिता में 282 नियम यानी कि 282 कानून, फिर 12 अध्याय और 3600 पंक्तियां हैं। 3600 यानी कि 3600 पंक्तियां उसमें मौजूद थी। और 12 अध्याय में 3600 पंक्तियां उसमें मौजूद थी। तब यह विधि संहिता आज भी लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। और विवाह, इसमें उल्लेख कैसा कैसा किया गया है, किस ये विधि संहिता में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, इसमें क्या कहते हैं, विवाह का वर्णन है। उत्तराधिकारी का, माने किसी के पास उत्तराधिकारी है, अगर नहीं है तो उत्तराधिकारी का भी उसमें नियम बनाया गया है। किसी के पास संतान नहीं है तो संतान लेने का भी उल्लेख उसमें किया गया है कि गोद आप किसी को ले सकते हैं, गोद लेने के बाद उसे अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। ये सब भी इसमें इसका जिक्र किया गया है। फिर किसी से लेन देन करने की भी प्रक्रिया थी उस समय, यानी कि अगर किसी से आप कर्जा लेते हैं तो उसको आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, ब्याज देना होगा। तो इस प्रकार से भी फिर क्या कहते हैं, अधिकारों का भी इसमें उल्लेख किया गया है कि सबका अधिकार था। जैसे आज के समय में हमारे भारत देश का संविधान बना है, भारत देश का भी संविधान है, इसमें भी 22 भाग हैं, अनुसूचियां हैं, धाराएं हैं, सब चीज़ों का इसमें भी जिक्र किया गया है। उसी प्रकार से उस समय भी हम्मुराबी ने इस विधि संहिता नियम को बनाया था और उसमें इन्होंने 282 धाराएं बनाई थी, 12 अध्याय बनाए थे, 3600 इन्होंने पंक्तियां उसमें बनाई थी और सारे चीज़ों का अपने शासनकाल के जो भी नियम था उसमें उन्होंने उसे लिखित रूप से लिपिबद्ध कराया था।
जैसे हमने बताया कि आज भी लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। फिर अधिकारों का भी इसमें उल्लेख किया गया है, कर्तव्य का भी इसमें उल्लेख किया गया है कि कर्तव्य कैसा कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम्मुराबी ने विशेष रूप से ऐसा नियम कानून का प्रयोग अपनी विधि संहिता पुस्तक में, यानी कि जो नियम कानून उन्होंने बनाया था उसमें उल्लेख किया था। ये जब खोज किया गया खुदान के दौरान, माने खुदाई की गई, तो उस समय मिला जो सूसा ईरान के निवासी थे, इन्होंने वहाँ पे खुदाई करवाई थी, इनको ये चीज़ उपलब्ध हुआ। फिर इसमें कर्तव्यों का भी समावेश है। इस पुस्तक में नियम कानून, इसके बाद अधिकार, कर्तव्य, ब्याज की दर और गोद लेना, ये सब सारी बातों का इसमें जिक्र किया गया है। ये जो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया हमने जैसे कि बताया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियों के बीच में इस सभ्यता का विकास हुआ था। और ये दजला फरात नदी है, दजला फरात नदी के बीच में इस सभ्यता का विकास हुआ। और इसकी शाखाएं ये तीन हैं: सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता। ये तीनों सभ्यताएं यहीं पर इनका विकास हुआ था। फिर यह एक नगरी सभ्यताएं थी, ये सभी जो हैं नगरी सभ्यताएं थी। यहाँ पे नगर बसा हुआ था, ऐसा नगर बसा हुआ था कि आज के पहले, जैसे कि इस समय आज के आधुनिक समय में इतना ज़्यादा विकास हो गया है, वैज्ञानिक चांद तक पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, एक एक खोज कर रहे हैं। उसी प्रकार से उस समय भी इतना ज़्यादा विकसित इस सभ्यताएं थी, यानी कि नगर बना ले थे। और नगरों में कैसा ये लोग कैसा प्रयोग किए थे नगर बनाने में, ईंटों का प्रयोग किए थे, कच्चा ईंट पक्का ईंट, कच्चा ईंट का भी प्रयोग किए थे और पक्के ईंट का भी प्रयोग किए थे मकान बनाने में। जैसे कि आप लगभग 10-20 वर्ष पहले देखे होंगे कि किसी किसी का मकान कच्चा था, किसी का मकान पक्का था। कच्चा वो था कि मिट्टी का बनाया हुआ मकान था, और पक्का वो था कि ईंटा बनाया गया था, उसे पका करके घर बनाया गया था। तो यह नगरी सभ्यताएं थी। कांसों का ये लोग प्रयोग करते थे। कांस युग हम पिछली क्लास में पढ़ाए थे। कांस कैसे बनाया जाता है, तांबे को और जस्ते को मिला करके कांसा तैयार किया जाता है, या कांसा तांबे और टीन को भी मिला करके बनाया जाता है। ये पीली धातु होती है। इस प्रकार से ये लोग कांसे का प्रयोग सबसे ज़्यादा कर रहे थे। और कांसा इसलिए प्रयोग कर रहे थे कि इसमें इस कांसे के प्रयोग में ये लोग माहिर हो गए थे। तांबे से ही इन्होंने कांसे का प्रयोग किया, और कांसा तांबा मकान कच्चा पक्का दोनों था। इनके पास पक्की ईंट और लिपि का ज्ञान इनको पहले से ही था। ये अपनी सभ्यता में चाक के ऊपर मिट्टी का बर्तन बनाने में माहिर थे। चाक के ऊपर, जैसे आप जानते हैं चाक किस प्रकार से होता है, कुम्हार के घर ऐसे चाक होता है, बीच में ऐसे रहता है, यहाँ पे मिट्टी रखते हैं, इसके बाद इसको घुमा देते हैं, ऐसे घूमता रहेगा और मिट्टी चाक के ऊपर रख करके इससे बर्तन बनाते थे। तो ये मिट्टी का बर्तन बनाने में शुरू से ही बहुत माहिर थे, इनको बहुत सारी जानकारियाँ थी। इसीलिए कहा जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता प्राचीन काल में बहुत विकसित थी। और ये सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक ये चला था। इसके बाद इस सभ्यता का विनाश हो गया। विनाश से यानी कि इसका समाप्त हो गया। समाप्त कैसे होता है, या तो बाढ़ आ जाती है, या तो भूकंप आ जाता है, या तो ऐसे ऐसे घटनाएं घट जाती हैं जिससे कि सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो गई। फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता समाप्त हो गई। मोहनजोदड़ो का अर्थ जानते हैं? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है प्रेतों का टीला, भूत का टीला, या मुर्दों का टीला कह सकते हैं। कि जो कोई आदमी मर जाता है तो उसको जहाँ पे दफनाया जाता है तो दफनाते दफनाते वो टीला जैसा बन जाता है, ऊंचा हो जाता है, तो उसे कहते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है प्रेतों का टीला या मुर्दों का टीला। इस प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाने में मेसोपोटामिया के लोग माहिर थे। तो दोस्तों, ये हम आपको बता रहे थे मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।